नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान द्वितीय सत्र में प्रकरण नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए प्रकरण की तरफ चलते हैं। तो आपको प्रकरण के पहले ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है। समाचार पत्र में छापा हुआ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के निर्णय इस तरह के आते हैं। इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि युवक का दर्द पीड़ाना आघातનું વળતર વધારતી હાઈકોર્ટ, જેતપુરના પ્રિન્ટિંગ અને ડાઇંગ યુનિટને બંધ કરાવવા લીલી झंडी। तो ये किसने दी बच्चों? तो हाईकोर्ट ने दी। और गैरकायदेसर निमाયેલા कर्मचारी ने पगार पर नहीं मળી सके, ऐसा किसने बोला? तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि राज्य स्तर की जो अदालत होती है उसे क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और जो देश लेवल की अदालत है उसे क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कोठा दिया गया है जिसमें निर्णय की कटिंग समाचार पत्र में एकत्र करके निम्नलिखित आधार पर नीचे गए कोष्ठक में जानकारी को दर्शाइए। तो यहाँ पर जैसे कोर्ट का नाम, आवेदन किसने किया, मतलब केस किसने किया, किसके सामने केस किया और क्या निर्णय आया, ऐसे आपको ये कोष्ठक जो है वो भरना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ हम क्या देखेंगे? विविध अदालतें जो हैं अत्यंत उपयोगी हैं। विविध अदालतें निर्णय सुनाती है, परंतु क्या आपको मालूम है अदालतों की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो जिस तरह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है, किस तरह की अदालत होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तहसील अदालत, जिला अदालत और राज्य स्तर की अदालत। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद देश लेवल की अदालत आती है। तो इस तरह अलग अलग अदालतों के अलग अलग नाम है बच्चों, और अलग अलग जगह पर उनमें जो है केस मतलब आवेदन किया जा सकता है। और वो अदालतें स्वयं अपना कार्यभार करती है, मतलब कि स्वयं ही वो निर्णय ले या दे सकती हैं। लेकिन किसकी निगरानी में बच्चों? तो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में उनको अपना निर्णय बताना पड़ता है। लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक या संस्था कानून का उल्लंघन करता है तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में न्याय तंत्र में न्याय देने के लिए तहसील की अदालत, जिले की अदालत, उच्च कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, इस तरह से निरंतर न्याय व्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तहसील की अदालत, जिले की अदालत और राज्य की, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, और सर्वोच्च अदालत, इस तरह से कार्य जो है ये अदालतें करती है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायतंत्र या सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्यायतंत्र का क्या अर्थ होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच में कोई संबंध है? इस प्रकरण में आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो सर्वोच्च अदालत क्या कार्य होता है उनका बच्चों? तो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। देश की सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा है। भारत में 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ। मूलभूत अधिकारों के पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब विवादों का निर्णय देना। तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय नागरिक और सरकार, राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को दूर करने का कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को समझें। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि नर्मदा नदी पर नवागाम के पास बन रहे जलाशय के बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़े नहीं, उसके लिए मध्य प्रदेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली शैक्षिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था।
उनके मतानुसार इस बांध के निर्माण से वहां रहने वाले आदिवासियों को वहां से हटाना पड़ेगा। इससे इनके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूलभूत अधिकारों के प्रति न्याय देने की व्यवस्था किसकी है, तो सर्वोच्च न्यायालय की है। राज्यों के बीच के इस विवाद का निर्णय लाने के लिए 8 मार्च 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण सजीव सृष्टि और पर्यावरण में जो सुधारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है, इस योजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में पानी पहुंचाया जा सकेगा और उस क्षेत्र में रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस योजना से विपरीत प्रभाव जिन लोगों पर पड़ेगा, उन लोगों का क्रमशः पुनर्वसन किया जाएगा। मतलब उनको जो इस योजना से जिनका प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो वहाँ पर आदिवासी रहते हैं, उनको कोई भी नुकसान होगा या उनको आवास की कोई असुविधा होगी तो उन्हें पुनर्वसन दिया जाएगा, मतलब पुनः आवास उनको दिया जाएगा। इस तरह से उनके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होगा। अब इधर है समाचार पत्र में आने वाले अनेक निर्णयों को नीचे के कोष्टक में लिखिए। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, दो नागरिकों के बीच विवाद, व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद, व्यक्ति और संस्था के बीच विवाद। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, तो उसमें किस तरह का विवाद था, तो दो राज्यों के बीच का विवाद था। अब जो है न्याय तंत्र स्वतंत्र क्यों? मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने आपके परिवार की जमीन पर अधिकार कर लिया है। आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है अथवा उनका स्थानांतरण करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएं, तब न्यायाधीश भी उसका पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़े तो शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण ना रहे तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि उसे हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़े। परंतु भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। इसलिए हमारे देश का संविधान में न्याय तंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अब जो है विभिन्न स्तर की अदालतों क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए एक केस करने की व्यवस्था को समझें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय योग्य नहीं है तो वह उसके ऊपर के न्यायालय में केस कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम एक केस देखें। इस केस में वास्तविकता यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। इन मकानों के पीछे और कॉलेज की सीमा के साथ नागरिक की पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से संलग्न थी। इन दोनों के बीच गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ जिसमें से रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी उस नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके साथ इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के लोग शौच क्रिया व पेशाब करते थे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में रखने में निष्फल हो गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी गंदगी दूर करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग तहसील की अदालत में गए। अब वहां क्या हुआ, अब देखो, इस तरह का न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा, क्या नगर पालिका और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों उपद्रव रोकने में निष्फल गए। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को तुरंत उपद्रव दूर करने का आदेश किया जाता है। 15 दिन में पक्की गटर लाइन डालने की प्रक्रिया को पूरा करना। अब जिला अदालत नगर पालिका इस केस को रतलाम जिले की अदालत में ले गई।
तहसील की अदालत के निर्णय को अनुचित घोषित किया जाता है। स्थानीय निवासी इस केस को उच्च अदालत में ले गए। उच्च न्यायालय ने तहसील की अदालत के निर्णय को माने रखा, परंतु उसने यह आदेश दिया कि पक्की गटर लाइन के लिए 15 दिन के बजाय 7 महीने का समय दिया जाता है और गड्ढों को मिट्टी से पाट दे जिससे उसमें पानी भर जाने से मच्छर ना हो। यह कार्य 2 वर्ष में पूरा करना है। रतलाम नगर पालिका इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने सर्वोच्च अदालत में केस दायर किया। सर्वोच्च अदालत ने तहसील के न्यायालय के आदेश को मान रखा और इसके अलावा ऐसा आदेश दिया कि नगर पालिका और राज्य दोनों सामूहिक रूप से यह प्रदूषण करने वाले रंग रसायन प्लांट को बंद कराएं। और इस तरह जो है सर्वोच्च अदालत का जो निर्णय आया उससे क्या हुआ, तो उससे लोगों को न्याय मिला। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफी मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति पढ़ना लिखना न जानता हो तो वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया। इस तरह सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ऐसा प्रयास किया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालत में कर सकता है। 1980 के बाद जनहित याचिका के माध्यम से अनेक लोगों को न्याय दिया गया था। बिहार जेल में सजा भोगने के बाद जिन्हें छोड़ा नहीं गया, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए जनहित याचिका का ही उपयोग किया गया था। इसके अलावा न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि जन समूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह पहलू पर वह स्वयं अपने ध्यान पर लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। मूलभूत अधिकारों के साथ उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका यदि अयोग्य हो तो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्ति या संस्था को सर्वोच्च अदालत में दंड भी कर सकती है। और यहाँ पर जो है ये पाठ पूर्ण होता है।